हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स का लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। दैट इज यूनिट नंबर 5, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो काफी छोटा चैप्टर है ये। रिटायरमेंट के बाद ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती नहीं, राइट। तो बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। जब हम डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहां पे हमारे जो मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो होते हैं सेम एज रिटायरमेंट। यानी कि अगर आपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्लियर है, तो आपका आधे से ज्यादा काम तो डेथ में ऐसे ही हो जाता है। आधे से ज्यादा क्या, मैं तो कहता हूं 90-95% आपका काम हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, तो एग्जाम्पल वो उन कॉन्सेप्ट के जो बिल्कुल रिटायरमेंट जैसे हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सेम रिटायरमेंट की जैसे। उसके बाद गुडविल एडजस्टमेंट, सेम रिटायरमेंट जैसा। उसके बाद रीवैल्यूएशन, जो रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है। उसके अलावा रिजर्व्स, रिजर्व्स वगैरह की जो आप ट्रीटमेंट पढ़ते हो वो भी सेम है आपका रिटायरमेंट जैसा। ठीक है। तो इस तरह के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जो आपने रिटायरमेंट में पढ़े। ठीक है। तो हमें एक हाथ दो ही मेजर कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ने हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि जो जीएलपी का कॉन्सेप्ट है वो भी काफी हद तक सेम है। जीएलपी का कॉन्सेप्ट भी काफी हद तक सेम है। सिर्फ एक ही फर्क है कि क्योंकि हम लोग यहां डेथ की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग सरेंडर वैल्यू की बात ना करके पॉलिसी अमाउंट की बात करते हैं। फॉर दैट मैटर, जब मैंने आपको रिटायरमेंट के चैप्टर में जेएलपी पढ़ाया था तो वहां पे मैंने एक क्रक्स पहले लिखवा दिया था कि जब रिटायरमेंट का चैप्टर होता है तो हम लोग सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं, और जब डेथ का चैप्टर होता है या डेथ के क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे हम पॉलिसी अमाउंट की बात करते हैं। खाली इतना ही फर्क है। दिस इज द ओनली चेंज। वरना ओवरऑल जो जीएलपी का आपका कॉन्सेप्ट है वो भी सेम है। जीएलपी एंड एसएलपी, मतलब एसएलपी भी बोलूंगा। ठीक है। हालांकि हम जीएलपी और एसएलपी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अलग से, बट वैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने जीएलपी और एसएलपी पढ़ लिया अपने रिटायरमेंट में तो आपका यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काम आपका काफी इजी हो जाएगा। राइट। ठीक है। तो एक हाथ दो ही हमें नई चीजें इसमें पढ़नी है और बाकी तो इसमें आपको मेजरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। राइट। चलिए, चलो तो अपने मेजर कॉन्सेप्ट्स पे आने से पहले आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलूंगा मैं। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलूंगा। तो एक उनका आपके स्टडी मटेरियल में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, तो सबसे पहले हम उसी कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं, जिसका नाम है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस। इन सर्टेन केसेस ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। राइट। तो ये आपने वैसे अपने 12वीं में भी पढ़ा था, हालांकि 12th में भी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता था एग्जाम के लिए, और यहां पे भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में इसकी चर्चा हो रखी है तो ये आपको करना जरूरी है। क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट से कोई छोटा मोटा सवाल बन के आ गया तो आप वहां ये नहीं कह सकते कि सर ये आउट ऑफ कोर्स था। ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से कर लेते हैं। तो पहले लिख लेता हूं आपके साथ। वेयर एनी पार्टनर of a firm has died
or retired and surviving oblique continuing partners carry on the business of the firm without settling the accounts of deceased oblique outgoing partner the legal representative, LR मतलब legal representative of deceased partner oblique outgoing partner has the following two ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? ऑप्शन वन में लिखना टू रिसीव इंटरेस्ट at the rate of 6% per annum on the due amount, या ड्यू अमाउंट की जगह आप लिख सकते हो अनपेड अमाउंट ऑल्सो, राइट। और ऑप्शन टू to receive profit earned on the unsettled या unpaid amount till it is settled ठीक है। अभी इसको एग्जाम्पल से समझ लेंगे, उससे पहले आप एक नोट लिखना, नोट above two options are available only in case of absence of any agreement to the contrary, ये नोट और आप डाल देना, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूं, एग्जांपल लिखना और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, ठीक है। अपने आप से कोई एग्जाम्पल नहीं बना रहा, आपकी स्टडी मटेरियल के ही एग्जाम्पल को मैं लिख के आपके बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लिख लो, कोई बात नहीं, वैसे आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है बट स्टिल आप लिख लो। ए बी एंड सी
आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बहुत अच्छी बात है। सी डाइज ऑन 31st October 2021. After all the adjustments, their capitals stood as ए का है 50,000, बी का है 75,000 और सी का है 1,20,000। ठीक है, फिर लिखो ए एंड बी continue A and B continue the business without settling the account of C. Final settlement of C's account is made on 1st February 2022. 1st February 2022. Profit for 3 months. Profit for 3 months, that is from November 2021 to January 2022 is rupees 28,000. Calculate the amount payable to C as per to C's legal representative as per the options available under Section 37 of Indian Partnership Act 1932. ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लो आप लोग। तो वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने साथ साथ लिख ही लिया होगा। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। क्या कहता है हमारा सेक्शन 37? सेक्शन 37 कहता है हमारा कि जब भी कोई पार्टनर चला जाता है, कब चला जाएगा? या तो वो मर जाएगा या तो वो रिटायर हो जाएगा। तो जब भी पार्टनर चला जाता है, तो आपको पता है जब भी पार्टनर रिटायर होता है या मर जाता है तो हम उसके ड्यूज निकालते हैं, जो पार्टनर मर गया या जो पार्टनर चला गया उसके, और वो ड्यूज को फिर फर्म को सेटल करना होता है पार्टनर के साथ। ठीक है, ड्यूज मतलब क्या क्या? पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस, उसका रिजर्व का कोई शेयर, कोई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस का जो भी अगर शेयर है, उसके अलावा गुडविल का शेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब सेक्शन 37 कहता है कि अगर बचे हुए पार्टनर के दूसरे पार्टनर के मरने के या रिटायर होने के बाद
बिजनेस चलाते रहते हैं, बिजनेस कंटिन्यू करते हैं विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द डिसीज या आउटगोइंग पार्टनर, मतलब मरे हुए पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर के अकाउंट्स को सेटल करे बिना, यानी उनके ड्यूज पे करने के करे बिना वो बिजनेस का कंटिन्यू करते हैं, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ डिसीज पार्टनर या फिर आउटगोइंग पार्टनर, ऑफ कोर्स अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आप लोग समझते होंगे अब जो पार्टनर मर गया उसको तो हम पैसा नहीं दे सकते, तो उसकी जगह हम किसको देते हैं, मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या लीगल एयर को, ठीक है, उसके वारिस को देते हैं, राइट। और अगर पार्टनर छोड़ के गया, रिटायर करके गया, तो फिर हम डायरेक्टली पार्टनर की बात करते हैं। तो अगर कोई भी फर्म बिजनेस कंटिन्यू करती है बिना पेमेंट करे, बिना अकाउंट को सेटल करे, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो आउटगोइंग पार्टनर है उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, दे हैव टू ऑप्शन, ठीक है। व्हेन आई से टू ऑप्शन मतलब चॉइस है, यहां पे चॉइस है। क्या चॉइस है? पहली चॉइस ये है, पहला ऑप्शन ये है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो आउटगोइंग पार्टनर है वो अपने जो भी अनपेड अमाउंट है, जो भी उसके ड्यूज हैं, उसके ऊपर 6% का ब्याज ले ले। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कुछ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले ले, कि उसके अनसेटल्ड अमाउंट से कितना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कमाया गया ड्यूरिंग द पीरियड द अकाउंट वॉज अनसेटल्ड, राइट, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, या तो ब्याज ले लो सीधा सीधा 6% पर एनम का, या आप कुछ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले लो जो आपके अमाउंट पे, जो आपका अनसेटल्ड अमाउंट है उस पर कमाया गया, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस की बात है, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? ऑफ कोर्स जो भी दोनों ऑप्शन में से हायर आएगा वही आप चूज करोगे, नेचुरल सी बात है ना। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे तो जो भी दोनों ऑप्शन में से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, जो भी ज्यादा पैसा जहां पे मिलेगा, ऑफ कोर्स आप वो वाला ऑप्शन चूज करोगे। तो ये चीज मैंने लिखवाई नहीं, आई थिंक आप लोग कॉमन सेंस लगा के खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। चाहे तो आप यहां ब्रैकेट में लिख लो ऐसे ही हायर, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं। बिफोर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, एक नोट है जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके अब दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट पहले से ही हो रखा है, कुछ पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा हुआ है कि अनसेटल्ड अमाउंट को कैसे हम लोग सेटल करेंगे, क्या उसमें इंटरेस्ट देंगे या किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अगर इसका कोई ऑलरेडी आपका एग्रीमेंट बना हुआ है जो इन दोनों ऑप्शन से अलग है, इन दोनों ऑप्शन से अलग है, कुछ और एग्रीमेंट बना हुआ है, तो फिर वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तब उस केस में डिसीज्ड पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव या आउटगोइंग पार्टनर बहस नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मेरे को यही दो ऑप्शंस चाहिए। अगर आपका एग्रीमेंट बना हुआ है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ है, तो फिर आपके अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड या अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट काम चलेगा, फिर ये दोनों ऑप्शंस इररेलेवेंट हो जाएंगे। इसका मतलब दूसरी भाषा में ये दोनों ऑप्शंस कब अवेलेबल है? ओनली तब अवेलेबल होंगे जब आपका कोई भी इस मैटर के ऊपर कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ। सिंपल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि इस टॉपिक से सवाल आने का कम चांस है, लेकिन क्या पता कल को ट्रू फॉल्स में डाल दे ये पॉइंट, है ना, ट्रू फॉल्स में कुछ डाल दे इसी के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर डीड बनी हुई है, कुछ एग्रीमेंट में पहले से तय हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, तो फिर एज पर एग्रीमेंट चलेगा, फिर ये सेक्शन 37 के दोनों ऑप्शन है वो बेकार हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों ऑप्शन के अंदर कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे आप इसको अप्लाई करोगे, उसके लिए ये रहा आपका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, 3 पार्टनर्स है ए बी सी, प्रॉफिट्स ये इक्वली शेयर कर रहे हैं। सी की डेथ होगी, सी की डेथ कब हुई? 31 अक्टूबर 2021 को। फिर कह रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हो गई, रिजर्व वगैरह हो गया, जो भी एडजस्टमेंट्स होती है रिटायरमेंट के टाइम आपको पता है अच्छे से, वो साफ कर आने के बाद अब जो कैपिटल का बैलेंस बच रहा है, ए का बच रहा है 50,000, बी का बच रहा है 75 और सी का बच रहा है कितना? 1,20,000, ठीक है। तो डेथ किसकी हुई? कौन से पार्टनर की डेथ हुई? सी की डेथ हुई है। तो सी को यानी कि अब कितना पैसा देना है फर्म को? 1,20,000। मतलब सी को नहीं देना, सी तो मर गया, सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है कितना? 1,20,000। तो 31 अक्टूबर को अगर डेथ हो गई है तो आइडियली फर्म को ये 1,20,000 की सेटलमेंट कर लेनी चाहिए सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। लेकिन क्या ऐसा हुआ? देखते हैं। ए एंड बी कंटिन्यू द बिजनेस विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी। तो ए और बी अपना बिजनेस चलाते गए, उन्होंने ये सी का जो 1,20,000 का सेटलमेंट है ये करा ही नहीं। फाइनल सेटलमेंट ऑफ सीज अकाउंट इज मेड ऑन
1 फरवरी 2022। अल्टीमेटली फर्म ने फिर 1 फरवरी को सेटलमेंट करा। तो कितना डिले किया, कितना डिले किया? डेथ हो गई थी 31 अक्टूबर 2021 को, जिसकी सेटलमेंट करी उन्होंने 1 फरवरी को। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने डिले किया, 3 मंथ्स का डिले हो गया। ठीक है, ओके। प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स दैट इज फ्रॉम नवंबर टू जनवरी इज 28 था। तो ये जो 3 महीने का जो डिलेड पीरियड है, इस दौरान फर्म ने 28,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज पर द ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 37। चलो बताओ कितना कितना अमाउंट पे किया जाएगा। देखो 1,20,000 तो पे करना ही करना है ना, 1,20,000 तो पे करना ही करना है, इसकी तो ऑफकोर्स मैं बात नहीं कर रहा। 1,20,000 से ऊपर कितना और अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंपल, कि आप सीधा सीधा 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो 1,20,000 का अमाउंट था, 6% का इंटरेस्ट है, और कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे? जो डिलेड पीरियड है उस पीरियड का इंटरेस्ट लगाओगे, यानी 3 मंथ का, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 1,800। तो ऑप्शन 1 में 1,800 रुपए का ब्याज मिलेगा, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 तो सिंपल है, अब ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 में मैं कैसे कैलकुलेशन करूं? ऑप्शन 2 बोलता क्या है? लॉजिकली भी ठीक है कि भाई आप प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकाल लो कि ये जो 1,20,000 है, ये जो 1,20,000 रुपए पे कितना प्रॉफिट कमाया होगा, ये 1,20,000 पे प्रोपोर्शनेट कितना प्रॉफिट बनता है, ये आप निकाल लो। अब ये आप कैसे निकालोगे? कोई दिक्कत है क्या? क्या आप कॉमन सेंस लगा के निकाल नहीं सकते? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 28,000 का तो टोटल प्रॉफिट हुआ, 28,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगा रहा फर्म में? कितना पैसा लगा रहा? तीनों पार्टनर्स का पैसा लगा रहा। ए का 50,000 लगा रहा, बी का 75 लगा रहा, और सी का 1,20,000 लगा रहा। तो टोटल कर लें 1,25,000 प्लस 1,20,000, आई थिंक 2,45,000 आएगा। तो टोटल 2,45,000 पूरी फर्म में लगा रहा ड्यूरिंग द 3 मंथ्स फॉर अर्निंग दिस 28,000 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर 2,45,000 रुपए के कैपिटल पे या अमाउंट पे कि या फिर 2,45,000 की इन्वेस्टमेंट पे 28,000 का प्रॉफिट बनता है, तो सी के 1,20,000 पे कितना बनेगा? निकाल लो, अपनी यूनिटरी मैथ्स लगा लो, बच्चों वाली मैथ्स। ठीक है, तो 2,45,000 के टोटल अमाउंट पे अगर 28,000 का प्रॉफिट है तो 1,20,000 पे कितना है? सिंपल, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। यह आएगा अप्रोक्सीमेटली 13,714 राउंड ऑफ करके। अब बताओ कहां पे बेनिफिट हो रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को? सी के कहां बेनिफिट हो रहा है? ऑप्शन 1 में उसको 1,20,000 के ऊपर कितना मिल रहा है? 1,800, लेकिन ऑप्शन 2 के ऊपर उसको कितना मिल रहा है? 13,714। तो यानी हायर बेनिफिट कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑफ कोर्स सी कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, या सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी विल चूज ऑप्शन 2 एज इट इज मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो देयरफॉर अमाउंट पेबल कितना अमाउंट पे करना होगा? 1,20,000 तो पे करना ही करना था, उसके ऊपर से अब ये 13,714 भी पे करना पड़ेगा। तो टोटल आ गया 1,33,714। सिंपल, बस ये कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो आई थिंक इट इज वेरी लॉजिकल, काफी लॉजिकल कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। पहले तो आप ये समझो कि हमको ये कॉन्सेप्ट समझने की, पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ती है डेथ के चैप्टर में। ठीक है, तो खाली समझ लेना, नोट करने की वैसे जरूरत नहीं है। सपोज एक अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 2021 को शुरू होता है और
31 मार्च 2022 को खत्म होता है। जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो रिटायरमेंट क्या है, वो एक वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। मतलब कोई पार्टनर अपने आप से डिसाइड करता है कि मैं फर्म को छोड़ना चाहता हूं, रिटायर करना चाहता हूं। तो रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड, रिटायरमेंट को प्लान किया जा सकता है। तो रिटायरमेंट ऐसी डेट पे करी जा सकती है कि भाई ठीक है 31 मार्च को साल खत्म हुआ तो हम यहां पे रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्री प्लान करा जा सकता है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली रिटायरमेंट में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं है। हालांकि रियलिटी में ऐसा जरूरी नहीं कि 31 मार्च को रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट भी साल के बीच में हो सकती है। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं, अपनी थियोरेटिकली नॉलेज लेते हैं, तो वहां पे हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन डेथ क्या है, क्या डेथ प्लान करी जा सकती है? क्या डेथ प्लान करी जा सकती है? द आंसर इज नो, डेथ प्लान नहीं किया जा सकता। डेथ तो भाई हो जाता है। ठीक है, तो डेथ भाई ऐसा ही होगी 31 मार्च को ही हो रहा हो, ऐसा होना थोड़ा सा इररेलीवेंट हो जाता है, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो डेथ क्या है? डेथ हो सकता है भाई साल 31 मार्च को खत्म हुआ, लेकिन डेथ मान लो हो गई 31 मई को। 31 मई को साल खत्म होने के बाद हमारी डेथ हो गई, सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो गई। ठीक है, तो अब इस केस में क्या जरूरी हो जाता है कि चलो 31 मार्च 2022 तक तो हमारे फाइनल अकाउंट्स बने होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा, और जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू चला गया होगा पार्टनर्स के कैपिटल में। यानी पार्टनर्स को 31 मार्च 2022 तक का प्रॉफिट तो मिल गया होगा। लेकिन डेथ जब हो रही है 31 मई को, है ना, अगर 31 मई को डेथ हो रही है तो इधर से लेके इधर तक के जो प्रॉफिट्स हैं, इधर तक के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी तो पार्टनर के ही हैं। जो पार्टनर 31 मई को मर गया उसके ही तो प्रॉफिट्स हैं ये। तो इन प्रॉफिट्स पे डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट का जो भी शेयर बनता है वो मिलना चाहिए। लेकिन 31 मई को कोई फाइनल अकाउंट्स बन नहीं रहे। 31 मई तक हम लोग प्रॉफिट एग्जैक्टली निकाल नहीं सकते, है ना। तो हमारे इस कॉन्सेप्ट में हमको क्या सीखना पड़ता है कि ये जो इंटरवीनिंग पीरियड के प्रॉफिट्स होते हैं, यानी लास्ट डेट ऑफ फाइनल अकाउंट से लेके डेट ऑफ डेथ तक के जो प्रॉफिट्स होते हैं, हमको इसको एस्टिमेट करना पड़ता है कि भाई अंदाजा कितने प्रॉफिट हुए होंगे। और इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे फिर हम लोग डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेथ के चैप्टर में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं। राइट, तो पहले आपका बेस बनना जरूरी है कि भाई हम ये कॉन्सेप्ट यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलो अब जब आपका इतना बेस क्लियर हो गया तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से मेथड्स यूज करते हैं टू एस्टिमेट द प्रॉफिट। तो मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो जब हम यहां पे मेथड्स फॉलो करते हैं, जो मेथड्स हम यहां फॉलो करते हैं, यहां पे हम लोग दो बेसिस को कंसिडर करते हैं। दो तरह के बेसिस को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या तो टाइम बेसिस और या तो टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बोल लो या सेल्स बोल लो, टर्नओवर या सेल्स बेसिस। तो इन दोनों बेसिस में से हम लोग कोई बेसिस यूज कर सकते हैं टू एस्टिमेट द प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो ये हमको समझना है यहां पे, और बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, और काफी मेजर कॉन्सेप्ट है। डेथ की जब आप बात करते हो तो दिस इज द आई थिंक मोस्ट मेजर कॉन्सेप्ट जब आप पर्टिकुलरली डेथ की बात करते हो, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप डेथ में के केस में ही पढ़ते हो। ठीक है, तो डेथ के क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ये रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में आपसे अप्लाई नहीं करवाया जाता। ठीक है, चलो तो सबसे पहले टाइम बेसिस देख लेते क्या है। टाइम बेसिस, तो इसमें आप लोग लिखो हेयर प्रॉफिट इज अज्यूम्ड टू बी अर्नड uniformly
यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, क्या मतलब हुआ? आ जाओ एक एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल लिखो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ले लो। सपोज है 2,25,000। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देयर आर 3 पार्टनर्स X, Y and Z sharing profits equally। X died on, लेट अस से कौन सी डेट को मारे इसको, 30th June 2022। 30th June 2022। calculate the share of profit of X till the date of death, using टाइम बेसिस। ठीक है, ओके। अच्छा, तो भाई 31 मार्च 2022 को मेरा एक साल खत्म हुआ, राइट, और उस साल के मेरे प्रॉफिट्स निकले 2,25,000। तो साधारण सी बात है, सिंपल बात है कि 31 मार्च 2022 तक के तो हमारे फाइनल अकाउंट्स बन गए, राइट। तो इसके बेसिस पे हमारे 31 मार्च 2022 तक के जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो पार्टनर्स को मिल गए होंगे। ठीक है, तो 31 मार्च 2022 तक के प्रॉफिट्स तो बच चुके होंगे पार्टनर्स के बीच में, तो 31 मार्च 2022 तक के प्रॉफिट्स पे तो हमको नहीं जाना, राइट। अब डेथ कब हुई? पार्टनर की डेथ हुई 30 जून को। 30 जून को, तो जब मैं कह रहा हूं 31 मार्च तक के प्रॉफिट्स बढ़ गए, तो कौन से पीरियड के प्रॉफिट्स अभी पार्टनर्स में नहीं बटे? कौन से पीरियड के प्रॉफिट्स नहीं बटे? सर 31 मार्च मतलब अगली दिन से 1 अप्रैल से नया साल शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ डेथ यानी 30 जून तक के प्रॉफिट्स अभी पार्टनर्स में नहीं बटे होंगे। तो इस पीरियड के प्रॉफिट्स हमको यहां पे एस्टिमेट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं यूजिंग टाइम बेसिस। हम टाइम बेसिस समझ रहे हैं, तो टाइम बेसिस में क्या हमारा अजम्पशन होता है? टाइम बेसिस में हम कहते हैं कि जो पिछले साल हमारे प्रॉफिट्स हुए थे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इवनली एक्रू हुए होंगे। ये इवनली एक्रू होते हैं, मतलब हर महीने बराबर बराबर मेरे प्रॉफिट्स बनते, हर महीने मेरे बराबर बराबर प्रॉफिट्स बनते। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि 2,25,000 मेरे पूरे साल के पिछले साल के प्रॉफिट्स है और पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने मेरे बराबर बराबर प्रॉफिट्स बने होंगे। ये हम अजम्पशन लेते हैं। ठीक है, ये हमारी खाली अजम्पशन है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा होगा, रियलिटी में कभी ऐसा नहीं हो सकता, बट दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एस्टिमेशन, हम एक अजम्पशन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं। तो प्रॉफिट, या मुझे प्रॉफिट भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ अप्रैल 2022 टू जून 2022। ठीक है, तो 1 अप्रैल को डेथ हो रही है, सॉरी 30 जून को डेथ हो रही है, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, अप्रैल में जून 3 महीने के प्रॉफिट्स हम एस्टिमेट करते हैं। तो कैसे एस्टिमेट करेंगे? इसके लिए हम पिछले साल का प्रॉफिट बेस ले लेना है। तो हम कहते हैं कि भाई अगर पिछले साल मेरे 2,25,000 के प्रॉफिट्स हुए थे पूरे साल के, तो पर मंथ की कितने प्रॉफिट हुए होंगे? डिवाइड बाय 12। तो ये मेरे मंथली प्रॉफिट्स निकल गए एस्टिमेटेड।
है ना। और यहां पे अभी कितने महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मुझे अप्रैल मई जून 3 महीने के प्रॉफिट चाहिए। तो अगर मंथली प्रॉफिट इतने हैं तो 3 महीने के प्रॉफिट्स कितने होंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 56 टू 50, 56 टू 50। ठीक है, तो ये तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स है। अब ये टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स है, मेरे को तो सिर्फ डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना है। मैं तो ये सारी कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं, सिर्फ डिसीज पार्टनर की वजह से कर रहा हूं। तो इसमें एक्स का शेयर कितना होगा, एक्स का शेयर कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट्स अगर 56 टू 50 के हैं, इसमें एक्स का कितना शेयर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बताइए मैंने, तो 1/3 होगा। बस निकाल लो इसका, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 18,750। तो हम एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे भाई देख, अप्रैल मई जून 3 महीने के लगभग इतने प्रॉफिट बनते हैं एक्स के, तो इतने प्रॉफिट हम लोग आपको दे रहे हैं, मतलब एक्स की ड्यूज के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे बच्चों का कई बार डाउट एक आता है, कई बार बच्चों का एक डाउट आ जाता है कि यहां पे हम लोग सिर्फ एक्स का शेयर क्यों निकाल रहे हैं, जब हमने प्रॉफिट एस्टिमेट ही कर दिया तो हम बाकी पार्टनर्स को क्यों नहीं दे रहे, वाई और जेड को क्यों नहीं दे रहे। तो बहुत सिंपल रीजन है भाई, जब मेरे वाई और जेड जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो तो चल रहे हैं ना, वो तो नहीं मरे, है ना। तो वो तो जब अगले साल मेरा खत्म होगा, अगला साल का मेरा फाइनल अकाउंट बनेगा, तो उनका प्रॉफिट तो वहां पे निकलेगा ही, बढ़ भी जाएगा उनके बीच। तो अभी हमें वाई और जेड के बीच में क्यों बांटना है, वाई और जेड के बीच में बांटने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें तो सिर्फ एक्स पे बांटना है, क्योंकि एक्स होगा नहीं। नेक्स्ट मेरे फाइनल अकाउंट जब भी बनेंगे मेरे, इस केस में 31 मार्च 2023 को बनेंगे, तो 31 मार्च 2023 को तो अब सिर्फ वाई और जेड ही पार्टनर होंगे, तो वहां पे जो भी मेरे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे उसमें तो वाई और जेड को ही प्रॉफिट्स बटेंगे, एक्स को नहीं बट पाएंगे। इसलिए हम लोग खाली अभी एक्स को दे देते हैं उसका जो प्रोपोर्शनल प्रॉफिट होता है, बाकी वाई और जेड को तो पूरा प्रॉफिट साल का मिलने ही वाला है जब फाइनल अकाउंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो कई बार बच्चों का ये डाउट आता है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। राइट, हो गया, ठीक है। तो टाइम बेसिस क्लियर हो गया होगा, टाइम बेसिस क्लियर हो गया होगा तो बहुत सिंपल है। सिमिलरली आ जाओ टर्नओवर बेसिस पे, सेकंड, टर्नओवर या सेल्स बेसिस। टर्नओवर या सेल्स बेसिस, तो यहां पे लिखो अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड profit and sales of last year is considered profit is assumed to be earned at the same rate up to the date of death, up to the date of death। तो नीचे फॉर्मूला लिख लो, deceased partners share of profit till death is equal to profit of previous year divided by sales of previous year into sales till the date of death into deceased partners शेयर। ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, एम ही लिखवा दिया। विदाउट ये फॉर्मूला लर्न करे भी आप अपना लॉजिकली भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल लिखना, ए बी
and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. C dies on 31st May 2022. Sales and profit of 2021-22 amounts to rupees 4,60,000 respectively. Sales from 1st April 2022 to 31st May 2022 is rupees 1 lakh. Calculate C's share. C's share in profit up to the date of death. ठीक है, तो भाई 3 पार्टनर्स हैं ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दे दिया। सी की डेथ हो गई कौन सी डेट को? 31 मई 2022 को। तो भाई वही बात है, सेम बात है, अगर डेथ 31 मई 2022 को हो रही है, अगर डेथ 31 मई 2022 को हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो मेरा पिछला साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2022 को, यहां तक के प्रॉफिट्स तो पार्टनर्स में ऑलरेडी बट गए होंगे। तो यहां तक के प्रॉफिट्स की मुझे बात नहीं करनी, मुझे कहां तक के प्रॉफिट्स की बात करनी है? अगले दिन से जो नया साल शुरू हुआ, यानी 1 अप्रैल 2022 को जो नया साल शुरू हुआ, इस डेट से लेके 31 मई यानी डेट ऑफ डेथ तक की मुझे प्रॉफिट्स की बात करनी है। ठीक है, क्योंकि इस पीरियड का जो प्रॉफिट है यहां पे 2 महीने, अप्रैल और में 2 महीने का जो प्रॉफिट है ये अभी पार्टनर्स के बीच में नहीं बटा होगा, इसलिए यहां पे हमारे को सी का जो भी शेयर बनता है इन 2 महीने के प्रॉफिट का, वो सी को पकड़ाना पड़ेगा। सी को मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या इंफॉर्मेशन है? पिछले साल की आपको प्रॉफिट और सेल दे दिया 60,000, ये ढंग से लिख लेता हूं जरा, ये 60,000 है। तो पिछले साल के प्रॉफिट थे 60,000 के और पिछले साल की सेल थी 4 लाख की। तो अब यहां पे जब हम टर्नओवर बेसिस फॉलो करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आप प्रॉफिट का रेट देखो पिछले साल का, आप पिछले साल का प्रॉफिट का रेट देखो। अगर आप पिछले साल देखोगे तो आपने प्रॉफिट 60,000 का कमाया था और पिछले साल की सेल हुई थी 4 लाख की। तो अब रेशियो निकाल लो। अब 12वीं में प्रॉफिट का रेशियो निकालते थे, याद है? नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो उसी प्रकार से आप यहां पे एक रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है 15%। तो हम मानते हैं कि भाई ये हमारा प्रॉफिट का एक रेशियो बन गया, यानी सेल्स के ऊपर हम इतना प्रॉफिट कमाते हैं, हम 15% का प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर अब मैं आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मई की यानी 2 महीने की सेल दे दूं 1 लाख रुपए की, सेल तो फटाफट पता लग जाएगी, सेल तो पता लगने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 लाख की सेल होगी 2 महीने में और सेल के ऊपर हम 15% का प्रॉफिट कमाते हैं, तो प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ्स कितना हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ्स, तो अगर 2 महीने की सेल 1 लाख की है और 15% का मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज है, रेट है, तो इसका मतलब 15,000 के मेरे प्रॉफिट्स हो गए 2 महीने के। तो बस आपने 2 महीने के प्रॉफिट से एस्टिमेट कर दिए, तो इसमें सी का शेयर कितना हो जाएगा? सी का शेयर कितना हो जाएगा? 15,000 के अगर प्रॉफिट्स हुए हैं, टोटल प्रॉफिट्स हैं, तो
एस्टिमेटेड है, ठीक है, दिस इज एस्टिमेटेड, मैं यहां पे भी लिख देता हूं भाई एस्टिमेटेड। अगर 2 महीने के एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट 15,000 के हैं तो इसमें सी का शेयर कितना होगा 1/6, 1/6 तो कितना आ जाएगा 2500। सी का शेयर इस पर आ जाएगा 2500, तो हम 2500 का शेयर उसके ड्यूज पे ऐड कर देंगे, उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का शेयर 2 महीने का, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मैंने पहले परसेंटेज निकाला, फिर परसेंटेज से मैंने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करे एस्टिमेटेड, और फिर सी का शेयर निकाला। इसको ही करने का एक दूसरा तरीका, सेम चीज को, मैथमेटिक्स है, सेम चीज को करने का दूसरा तरीका क्या हो गया, ये फॉर्मूला। सेम चीज को मैं बस इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेता हूं। तो मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है 60,000, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर कितना था 4 लाख, इनटू सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक की सेल्स कितनी है 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो ये आ गए मेरे प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स ऑफ 2 मंथ, ये आ गए मेरे प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स ऑफ 2 मंथ्स। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 2 महीने के प्रॉफिट आ जाएंगे जो मैंने ऊपर निकाले थे, 2 मंथ्स प्रॉफिट। तो कितने प्रॉफिट निकाले थे 15,000, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपका 15,000 आ जाएगा। और इनटू डिसीज पार्टनर शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो डिसीज पार्टनर के शेयर से, तो इस प्रकार से आपका एक लाइन में 2500 आ सकता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है भाई, या तो आप पूरा ये परसेंटेज कैलकुलेट करो पहले, फिर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो, और फिर उस प्रॉफिट में आप सी का शेयर निकालो। तो 3 लाइन में कैलकुलेट करो, या तो इसी चीज को आप सेम एक सिंगल लाइन में कैलकुलेट कर लो, आपकी श्रद्धा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखवा दिया कि अगर आप सिंगल लाइन में फटाफट से कैलकुलेशन करना चाहो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये होता है आपका टर्नओवर बेसिस। इसको टर्नओवर बेसिस क्यों बोला, क्योंकि हम टर्नओवर पे सेल्स के ऊपर एक प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, है ना, इसलिए इसको नाम दे दिया टर्नओवर बेसिस। पिछले वाले मेथड में, फर्स्ट वाले उसमें हम लोग टाइम बेसिस बोलते थे, यानी हम वहां पे जो भी प्रॉफिट होता था उसको मंथली वे में डिवाइड कर देते थे कि भाई इवनली एक्रू हो रहे होंगे मेरे प्रॉफिट्स, हम ऐसा बोल देते थे। तो हम वहां पे टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सेल्स बेसिस पे कर रहे हैं, और यहां पे हम लोग पिछले वाले में हम लोग टाइम बेसिस पे करते थे। तो ये 2 बेसिस होते हैं आपके एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेशन करने के। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में आपको वो इंफॉर्मेशन दे देता है, प्रॉपर्ली बता देता है कि आपको क्या बेसिस लेना है। कभी कभी सवाल, अभी तो मैंने दोनों एग्जाम्पल में पिछले साल के प्रॉफिट्स लिए, कई बार क्वेश्चन बोल देता है कि पिछले साल के प्रॉफिट्स मत लो, आप पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स लेके उसका एवरेज करो। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिर थोड़ा सा हमें तोड़ना मरोड़ना पड़ सकता है इसको। तो ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है कि भाई हम बस पिछले साल का ही प्रॉफिट लेंगे। क्वेश्चन की कहानी बोलती है कि भाई हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 साल का, पिछले 3 साल का, तो भाई हम एवरेज लेंगे। तो जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन में लिखा होगा, जो क्वेश्चन आपको करने बोलेगा, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट आपका ये है, कॉन्सेप्ट मोटा मोटा आपका ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अगर आपसे मैं बोलूं अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट का शेयर तो आपने निकाल लिया, प्रॉफिट का शेयर तो निकाल लिया, बट इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, तो ये भी आप लिख लो, अकाउंटिंग एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर। किसके आप अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे, ठीक है। तो अगर लॉस हुआ है, सॉरी अगर प्रॉफिट हुआ, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री करते हैं हम लोग, लिख लो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और खुदा ना खास्ता कभी ऐसा जरूरी थोड़ी प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस के केस में क्या एंट्री करेंगे, इन केस ऑफ लॉस, तो इसकी उल्टी एंट्री, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जो आपका पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है आपकी बैलेंस शीट में कैसे आएगा, बैलेंस शीट में कैसे आएगा, तो अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसकी उल्टी एंट्री, डेबिट बैलेंस, डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जो आपका पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है आपकी बैलेंस शीट में कैसे आएगा, बैलेंस शीट में कैसे आएगा, तो अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है
तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आएगा। अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएगा। ये चीज आप याद रखना, नहीं तो बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ये लाइबिलिटी साइड क्यों आया, ये एसेट साइड क्यों आया। तो पीएनएल का हमेशा याद रखना, जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है, तो वो लाइबिलिटी साइड पे आता है। और पीएनएल का जब भी डेबिट बैलेंस होता है तो वो एसेट साइड पे आता है। आप कभी भी अपनी बैलेंस शीट देख लेना, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे सारे डेबिट बैलेंसेस आते हैं और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस वाली एंट्री में हमने पीएनएल सस्पेंस को डेबिट किया है, हमने डेबिट किया है, यानी यहाँ पे पीएनएल का सस्पेंस का डेबिट बैलेंस खड़ा हो जाएगा, तो ये आपके एसेट साइड पे आ जाएगा। और सेकंड में लॉस के केस में हमने पीएनएल सस्पेंस को क्रेडिट किया है, राइट, तो यहाँ पे इस केस में हमारा पीएनएल सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, हालांकि प्रैक्टिकली आपको यूज करने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं प्रैक्टिकली लिखवा रहा हूं, मतलब जो अभी नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसको आपको प्रैक्टिकल सवाल में अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपकी इंफॉर्मेशन के नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि एट ईयर एंड पीएनएल सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। तो ऐसा नहीं कि पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खड़ा हो गया तो खड़ा ही रहेगा, नहीं, जब अगली बार इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में मेरा जब भी नेक्स्ट पीएनएल अकाउंट बनेगा तो उस टाइम पे मैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को उठा के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो भी उसका इंपैक्ट होता है वो चला जाता है आपके पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो बस ये आपको नॉलेज के लिए लिखवाया, इसको आपको प्रैक्टिकल सवाल में इसकी एप्लीकेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो ये हो गया आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी। ठीक है, तो जेएलपी में आपने अपने रिटायरमेंट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था। क्या क्या मेथड्स पढ़े थे आपने अकाउंटिंग के, क्या क्या मेथड्स पढ़े थे आपने? पहला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड का मतलब यहां पे हम लोग जो प्रीमियम पे करते हैं जेएलपी का, उसको एज एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या सीखते थे हम लोग? दूसरा मेथड होता था सरेंडर वैल्यू मेथड। हो सकता है हमने ऐसे नाम ना पढ़े हो रिटायरमेंट चैप्टर में, लेकिन चीज वही है, सरेंडर वैल्यू मेथड। यहां पे हम लोग जेएलपी को एसेट की तरह ट्रीट करते थे और उसको हम अपनी बैलेंस शीट में एट सरेंडर वैल्यू दिखाते थे। ठीक है, थर्ड मेथड क्या था हमारा? थर्ड मेथड था हमारा जेएलपी रिजर्व मेथड। तो ये हमने पढ़ा था कि ये सेकंड मेथड की तरह ही है, इसमें भी हम लोग जेएलपी को एसेट की तरह ही ट्रीट करते हैं और जेएलपी हमारे एसेट साइड पे एट सरेंडर वैल्यू आता है। बस इसमें हम कोरेस्पॉन्डिंगली एक जेएलपी रिजर्व बना लेते हैं। जेएलपी रिजर्व भी हमारी बैलेंस शीट में आता है एट सरेंडर वैल्यू। तो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आता है जेएलपी रिजर्व एट सरेंडर वैल्यू और एसेट साइड आता है जेएलपी एट सरेंडर वैल्यू। ठीक है, ये हमारे मेथड्स होते थे। ठीक है, आ जाओ एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इनको। तो पहला हमारा हो गया प्रीमियम मेथड। इसमें लिखो, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह डिटेल में हमने रिटायरमेंट में सीख ली थी। ठीक है, तो वापस उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम खाली स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे तीनों में कि डेथ के टाइम हमें क्या करना होता है। ठीक है, अब एक्सपेंस होता है, प्रीमियम हम पे करते हैं, उसको हम खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी क्या एंट्री करते हैं, पीएनएल में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री करते हैं, वो सब कुछ हमने रिटायरमेंट चैप्टर में सीख लिया था, तो वो अगेन रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि डेथ के टाइम पे हमको क्या काम करना होता है। ठीक है, तो लिख लो आप इसमें, अंडर दिस मेथड प्रीमियम पे is charged to profit and loss account as expense। ठीक है,
तो ये हमने लास्ट क्लास में या लास्ट चैप्टर में सीख लिया था। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, amount received is distributed amongst partner। और अमाउंट रिसीव के ब्रैकेट में क्या लिख लो, पॉलिसी अमाउंट। इसको हम लोग कभी कभी एश्योर्ड वैल्यू भी बोल देते हैं। तो ये चीज वैसे मैंने आपको सब कुछ रिटायरमेंट चैप्टर में पूरा बेस बताया था कि जब इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है उसका जो पॉलिसी अमाउंट होता है वो हमें मिलता कब है, या तो डेथ के केस में मिलता है या अगर पॉलिसी मेच्योर हो जाती है तो उस केस में मिलता है। ठीक है, अब मेच्योरिटी की तो हम यहां पे बात करते नहीं। तो अब यहां पे डेथ के चैप्टर में क्या हो रहा है, डेथ हो रही है, तो यहां पे हम लोग पॉलिसी अमाउंट की बात करेंगे। पिछले रिटायरमेंट के चैप्टर में क्योंकि डेथ नहीं होती थी तो वहां पे हम सरेंडर वैल्यू को लेते थे, बट अब यहां पे जब हम लोग जीएलपी डेथ के क्वेश्चंस में देखेंगे तो यहां में पॉलिसी अमाउंट से मतलब होगा। ठीक है, तो ये क्रक्स मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया था ताकि अब आपको कोई भी तकलीफ ना हो, अब आपको सारी चीजें समझ आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल आप लिखना मेरे साथ साथ, जीएलपी वैल्यू 1 लाख की है, 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। ठीक है, ए की डेथ हो गई, सपोज ए डाइस एंड ₹1 लाख रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जर्नलाइज। तो बिल्कुल देखो दोस्त, आप जो रिटायरमेंट के चैप्टर में एंट्री करते थे सेम एंट्री आपको यहां पे करनी है। तो रिटायरमेंट में हम क्या एंट्री करते थे, पहले केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, राइट। तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल। ठीक है, खाली फर्क क्या होता है, रिटायरमेंट में हमें सरेंडर वैल्यू मिलती थी क्योंकि वहां पे हम पॉलिसी सरेंडर करते थे, बट यहां पे हम पॉलिसी सरेंडर नहीं कर रहे, यहां पे तो डेथ ही हो गई, डेथ के लिए हमने पॉलिसी बनाई थी, तो अब हमें सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी, अब हमें पूरा पॉलिसी का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा, यानी 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम 1 लाख रुपए को बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो कैसे बटेगा, 50, 30 और 20, सिंपल। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई यहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर, सिंपल है। सेकंड पे आ जाओ, सरेंडर वैल्यू मेथड। Under this method, JLP appears in balance sheet at surrender value, ब्रैकेट में लिख लो एसेट। ठीक है, तो यही सीखा था हमने रिटायरमेंट के चैप्टर में भी कि जीएलपी का जो एसेट होता है वो बैलेंस शीट में आता है लेकिन एट सरेंडर वैल्यू आता है। हर साल के अंत में हम लोग जीएलपी को सरेंडर वैल्यू पे लेते थे, प्रीमियम जब पे करते थे तो हम उसको एसेट की तरह ट्रीट करते थे और फिर हम लोग उसको जीएलपी को सरेंडर वैल्यू पे लेके आते थे, राइट। तो सेम चीज होगी यहां पे भी। तो वो वाली एंट्रीज मैं नहीं आपको सिखा रहा दोबारा से कि प्रीमियम पे करते तो क्या करते हैं, सरेंडर वैल्यू पे कैसे लाते हैं, वो सब हम लोग सीख चुके थे। अब यहां पे हमें स्पेसिफिकली डेथ की बात करनी है कि डेथ पे क्या होगा। तो एग्जाम्पल के हेल्प से बता देते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, अगर आपने रिटायरमेंट वाले
चैप्टर में सीख लिया है, तो अब यहां पे आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो वही बात है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशियो बता देता है 5:3:2। जेएलपी की वैल्यू दे रखी है, जब वैल्यू बोल रहा हूं आई मीन पॉलिसी अमाउंट 1,00,000। जीएलपी इन बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू 10,000। इवन द पॉलिसी 1,00,000 की है, बट मेरी बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू यानी 10,000 पे आ रहा है। ए डाइज एंड ₹1,00,000 is received from insurance company. जर्नलाइज करो जर्नलाइज। तो कोई दिक्कत है क्या? क्या कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल है भाई। हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला तो बैंक में पैसा आया। कितना पैसा मिला? सरेंडर वैल्यू मिला या पॉलिसी अमाउंट? पूरा पॉलिसी अमाउंट, क्योंकि यहां पे डेथ हो रही है ना। सरेंडर वैल्यू 10,000 है, लेकिन हमें मिला है पॉलिसी अमाउंट 1,00,000 रुपए का। ठीक है, अब जेएलपी मेरी खत्म, जेएलपी खत्म तो मेरी जेएलपी का एसेट खत्म हो जाएगा। एसेट किस वैल्यू पे आ रहा है मेरी बैलेंस शीट में? एसेट तो 10,000 पे आ रहा है, तो 10,000 रुपए खत्म। तो 10,000 के एसेट के अगेंस्ट सपोज हमें 1,00,000 मिल गए, तो फायदा कितने का हो गया? 90,000 का फायदा हो गया। फायदा किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो 90,000 के फायदे को हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 90,000 का बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, तो इस 90,000 को हम 5:3:2 में बांट देंगे। तो ये कैसे कैसे बट जाएगा? ये बटेगा 45, 27 और 18। सिंपल, बस आपका ये एंट्री हो गई और काम खत्म। ठीक है, चलिए, दिस मेथड इज ऑल्सो सिंपल, क्लियर। थर्ड, थर्ड मेथड क्या है? जीएलपी रिजर्व मेथड। जीएलपी रिजर्व मेथड, यहां पे क्या होता है? जीएलपी हमारा एसेट साइड तो आता ही है सरेंडर वैल्यू में, और कोरस्पॉन्डिंगली एक जीएलपी रिजर्व भी आती है हमारी बैलेंस शीट में। तो लिखो, अंडर दिस मेथड both GLP and GLP reserve appears in the balance sheet at surrender value तो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा? सॉरी, डेथ के टाइम पे क्या होगा? रिटायरमेंट के टाइम पे तो सीख चुके, अब डेथ के टाइम पे क्या होगा? एग्जांपल लिखो, ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, 5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जेएलपी वैल्यू आपको दे रखी है वही 1,00,000 की, सेम एग्जांपल ले रहे हैं, सेम फिगर सेम चीज लेंगे तो आपको फर्क भी दिखता रहेगा। अब क्या होगा? जीएलपी एंड जीएलपी रिजर्व appears in the balance sheet at surrender value, that is at रुपीज सरेंडर वैल्यू कितनी हमने ली थी? लास्ट क्वेश्चन में भी 10,000 ली थी, तो यहां भी 10,000 ले लेते। तो मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जेएलपी आ रहा होगा और लाइबिलिटी साइड पे जेएलपी रिजर्व आ रहा होगा 10,000 पे। सिंपल, ए डाइज and ₹1,00,000 received from insurance company. ₹1,00,000 received from insurance company. Journalize. चलो आ जाओ, सोल्यूशन पे आ जाओ। अब यहां पे क्या काम करोगे आप? एक तो आपको
पैसा मिल गया 1 लाख रुपए का, है ना, 1 लाख रुपए मिला। सरेंडर वैल्यू नहीं मिलता, डेथ पे क्या मिलता है, पॉलिसी अमाउंट मिलता है। तो 1 लाख का पॉलिसी अमाउंट मिल गया और मेरी जेएलपी की एसेट खत्म हो गई 10,000 की, और बचा हुआ 90,000 का फायदा मैं पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। तो ए, बी और सी, और सी, ठीक है। कितना कितना बांटा, 45, 27, 18, ठीक है। तो ये पहली एंट्री आप नोट करोगे तो बिल्कुल वैसी एंट्री हुई जो हमने पिछले एग्जांपल में केस नंबर 2 में करी थी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम एंट्री यहां पे हो गई। बस आप हमें एक एडिशनल एंट्री यहां पे और करनी पड़ेगी। सर क्या, हमें जेएलपी रिजर्व को, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में जेएलपी रिजर्व भी आ रहा है, तो जेएलपी रिजर्व को हमें बांटना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। यही हमने बल्कि अपने रिटायरमेंट के चैप्टर में भी सीखा है कि रिजर्व को हम बांट देते हैं। तो जेएलपी रिजर्व को हम लोग बांट देंगे। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। तो 10,000 का रिजर्व आ रहा है, इसको 5:3:2 में बांट दो। तो 5,000, 3,000 और 2,000, खत्म, सिंपल। तो देखो कितने चुटकी बजाते ही आपकी तीनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्लियर हो गई, तीनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपकी कवर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। तो अब मैं उम्मीद करता हूं पहले तो जो आप लोग डरते हो जेएलपी जेएलपी जेएलपी, अब रिटायरमेंट में जेएलपी आ जाए, डेथ पर जेएलपी आ जाए, कोई भी केस आ जाए, अब आप लोगों को घबराने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप फटाफट से अपना लॉजिक अप्लाई करोगे और आपका काम निपट जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया हो। अब जब हम जेएलपी पढ़ लेते हैं तो हम कोरिस्पॉन्डिंगली एक और तरह की पॉलिसी भी पढ़ते हैं, एक और तरह का इंश्योरेंस पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी। हमने रिटायरमेंट में भी पढ़ा, यहां पे भी पढ़ेंगे, शॉर्ट में बोल दिया एसएलपी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या होती थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, एसएलपी क्या होती है। जेएलपी में हम लोग एक कॉमन इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें सारे पार्टनर्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी पार्टनर, 3 पार्टनर के नाम पे पॉलिसी है, कोई भी पार्टनर मर जाए तो जेएलपी का पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन सेपरेट लाइफ पॉलिसी में क्या है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी में हर पार्टनर की अलग पॉलिसी है, हर पार्टनर की अलग पॉलिसी है। ए की अलग पॉलिसी है, बी की अलग पॉलिसी है, सी की अलग पॉलिसी है। हाँ, प्रीमियम फर्म ही पे कर रही है, लेकिन पॉलिसी सब पार्टनर के अलग अलग नाम पे। तो अब यहां पे क्योंकि अलग अलग पार्टनर की अलग अलग पॉलिसी है, तो अब यहां पे हमें बस ध्यान क्या रखना है, सारे पार्टनर्स की जो सारी पॉलिसीज होंगी, इनकी सरेंडर वैल्यू भी होगी, इनकी पॉलिसी अमाउंट भी होगा, जिसको हम लोग एश्योर्ड वैल्यू भी बोल देते हैं टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। तो अब बस ध्यान, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। अब यहां पे पॉलिसी अमाउंट किसकी मिलेगी, पॉलिसी अमाउंट किसका मिलेगा, सिर्फ जो पार्टनर मर जाएगा उसी का पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। बाकी पार्टनर जो जिंदा है उनका पॉलिसी अमाउंट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका अलग अलग है। तो पॉलिसी अमाउंट सिर्फ उस पार्टनर का लेंगे जिसकी डेथ हो गई, और जो बचे हुए पार्टनर्स है वो लोग अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे। तो बचे हुए पार्टनर्स की हमें सरेंडर मिल जाएगी, सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो जो पार्टनर मर गया उसकी पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा, नेचुरल सी बात है। और जो पार्टनर नहीं मरा उसका हम लोग सरेंडर वैल्यू ले लेंगे, सिंपल, ठीक है। जेएलपी में नहीं अलग अलग करते थे, क्योंकि जेएलपी में तो एक कॉमन इंश्योरेंस होता था। तो एक पार्टनर हो, 2 पार्टनर मरे, मतलब जेएलपी में अगर 3 पार्टनर है तो 3 में से एक भी मर जाए, दोनों मर जाए, तीनों मर जाए, कुछ भी हो जाए, जेएलपी का हमें पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि सेपरेट लाइफ पॉलिसी में अलग अलग पार्टनर्स कवर्ड है, तो सिर्फ वही पार्टनर की पॉलिसी अमाउंट मिलेगा जो पार्टनर मर रहा है, बाकियों की हमें सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी के केस में। इसमें लिख लो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट लिख लो। इन केस ऑफ एसएलपी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर is entitled to 1 share in assured value, assured value मतलब लिख सकते हो पॉलिसी अमाउंट,
ब्रैकेट में लिख सकते हो पॉलिसी अमाउंट, एश्योर्ड वैल्यू ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स पॉलिसी। तो जो पार्टनर मर गया उसकी एश्योर्ड वैल्यू पे उसको शेयर मिल जाएगा, और साथ साथ रिमेनिंग बचे हुए जो पार्टनर्स है जिनको हम सर्वाइविंग पार्टनर्स बोलते हैं, उनकी क्या मिलेगा, उनकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। एंड शेयर इन सरेंडर वैल्यू ऑफ सर्वाइविंग पार्टनर्स पॉलिसीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल देखना इसका। तो वही ए बी एंड सी पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। ठीक है, इन सब की सेपरेट एसएलपीज है। कैसे कैसे हैं, ए बी, पॉलिसी अमाउंट, एश्योर्ड वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और इनकी सरेंडर वैल्यू दे रखी है, सरेंडर वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है, 10,000, 20,000, 30,000। ठीक है, अब सपोज हर एग्जाम्पल में ए को मार रहे थे, तो अब काम करते हैं सी को मार देते हैं। सी डाइस, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल बाय C's legal representative and also journalize आ जाओ जी, क्वेश्चन बन गया आपका, बताओ। तो सी को क्या मिलेगा, पहले कैलकुलेट करो अमाउंट रिसीवेबल बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी को क्या क्या देंगे विद रिस्पेक्ट टू एसएलपीस, क्या क्या मिलेगा। सी की डेथ हुई है, तो सी का तो हम क्या लेंगे, सी का हम ले लेंगे पॉलिसी अमाउंट, सी का तो पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। और ए और बी सर्वाइविंग पार्टनर है, तो उनका क्यों पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, भाई ए और बी थोड़ी मरे, पॉलिसी अमाउंट तो जब डेथ होती तभी मिलता है ना, या एक्सपायरी पे मिलता है ना। तो ना तो यह डेथ हुई है और एक्सपायरी तो हुई नहीं है, तो खाली सरेंडर हो रहा है पॉलिसी। दोनों भी बचे हुए पार्टनर्स का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अब क्या क्या मिलेगा, कैलकुलेट कर लो इसको। तो एक तो सी के पॉलिसी अमाउंट है 3 लाख, लेकिन ये नहीं कि उठा के उसको पूरा 3 लाख दे देंगे, है ना। पॉलिसी तो किसने ली है, फर्म ने ली है ना। तो फर्म में, टोटल फर्म में तो उसका अपना जो प्रॉफिट शेयर है उतना ही हिस्सा है। तो सी का इसमें प्रॉफिट शेयर कितना है, सी का प्रॉफिट शेयर कितना है 1/5, राइट। तो सी को 3 लाख का खाली 1/5 ही मिलेगा, खाली 1/5 मिलेगा। प्लस रिमेनिंग सर्वाइविंग पार्टनर्स की सरेंडर वैल्यू कितनी कितनी है, ए की है 10,000, बी की है 20,000। तो इस सरेंडर वैल्यू का भी इसको 150 मिलेगा, ये नहीं कि पूरा उठा के दे दोगे। तो ये कितना हो गया 60,000 प्लस 30 प्लस 3,000 प्लस 6,000, सॉरी नॉट 30, 3,000, 6,000। ठीक है 6,000, तो ये कितना आ जाएगा 66,000। तो 66,000 रुपीज मिलेंगे सी को। अच्छा, अब इसकी एंट्री अगर मैं पूछूं जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में फर्म के कितना पैसा आएगा, पॉलिसी का, सी का पूरा पॉलिसी अमाउंट आएगा 3 लाख, प्लस बचे हुए पार्टनर्स का सरेंडर वैल्यू आएगा
है ना। कितना है बचे हुए पार्टनर्स का सरेंडर वैल्यू, ये रहा 30,000। तो ये पॉलिसी अमाउंट है, ये सरेंडर वैल्यू है 30,000। तो बैंक में कितना पैसा आ जाएगा, 3,30,000। और ये किसको मिलेगा, ये पार्टनर्स को मिल जाएगा उनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। तो इसको बांट दो 3:1:1 में, है ना। तो इसका आ गया 1,98,000 और बचे हुए दोनों पार्टनर्स को 66 और 66। ये होगी जनरल एंट्री। अगर आप जनरल एंट्री पूछोगे तो ये होगी सिंपल जनरल एंट्री। ठीक है, आपकी किताब में वो एसएलपी और इसके अलग अलग उसके थ्रू रूट करता है, लेकिन नेट की जनरल एंट्री यही बनेगी आपकी। ठीक है, और यहां पे भी आप देख लो, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया कि सी को कितना मिलना है 66,000, वो यहां पे आ गया, यहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। बस इतना सा आपका कॉन्सेप्ट है जीएलपी और एसएलपी का। तो आई होप अब आपको जीएलपी एसएलपी सब अच्छे से समझ आ गया होगा। मुद्दे की बात क्या है, रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू की बात करो, डेथ पे पॉलिसी अमाउंट की या एश्योर्ड वैल्यू की बात करो। हाँ, एसएलपी पे ध्यान रखना डेथ के केस में कि सिर्फ जब पार्टनर मर रहा है उसी की पॉलिसी का एश्योर्ड वैल्यू मिलेगा, बचे हुए पार्टनर्स का खाली सरेंडर वैल्यू मिलेगा। जीएलपी में ऐसा डिफरेंशिएशन है नहीं, क्योंकि जीएलपी में तो एक कॉमन पॉलिसी है, तो कोई भी पार्टनर मर जाए तो हम उसकी जीएलपी की पॉलिसी अमाउंट या उसकी एश्योर्ड वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल द डिस्कशन। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट बोट कर लेना, एग्जाम्पल आप रिवाइज कर लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स। कि फाइनल अमाउंट जो भी देना है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिसीज पार्टनर के, वो कैसे निकाला जाता है। तो इसमें आप लोग लिखो, पहला एरो डाल के लिखना, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। क्या क्या मिलने का अधिकार होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो क्या क्या देंगे, फर्स्ट लिखो अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल लिखो, इंक्लूडिंग करेंट अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट भी है, उसका भी कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी। ठीक है, और क्या देना होता है हमें, और क्या देना होता है हमको, शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल शेयर देना होता है, और शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ओब्लिक रिजर्व्स। ठीक है जी, ये भी दे देंगे। और क्या देंगे, शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, रीवैल्यूएशन का अगर कोई प्रॉफिट वगैरह है तो वो दे देंगे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो हमने डेट ऑफ डेथ तक के प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखी, तो वो भी तो पार्टनर को देना पड़ेगा, मतलब पार्टनर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ेगा, तो वो भी आ जाएगा। और क्या सीखा अभी थोड़ी देर पहले हमने, शेयर इन जेएलपी, जेएलपी का जो शेयर है, या फिर एसएलपी का जो शेयर है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछला कॉन्सेप्ट जो सीखा। ठीक है, अच्छा, और अगर कोई सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है हमें पार्टनर को, तो वो भी हम लोग दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये चीजें हमें पार्टनर्स को
या पार्टनर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देनी होती है। लेकिन देने से पहले हमें कुछ चीजें वापस लेनी भी होती है ना। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ लायबल भी होते हैं किसी चीजों के लिए, ये नहीं कि सब दे देंगे, कुछ हमें लेना भी तो पड़ सकता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर लायबल फॉर, ठीक है। आप इसके ब्रैकेट में यहां पे ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूजन, ठीक है। लेकिन हमें कुछ डिडक्शन भी करनी पड़ती है, इसके ब्रैकेट में लिख लो आप लोग डिडक्शन। क्या क्या डिडक्शन करनी पड़ती है? अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स करी तो वो डिडक्ट करनी पड़ेगी। अगर पार्टनर्स की ड्राइंग्स में हमें कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है तो वो डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ना होकर लॉस हो गया, शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस, तो वो डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने बोला प्रॉफिट ना होके डेट ऑफ डेथ तक कोई लॉस हो गया तो उसका शेयर, शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। और क्या लेना पड़ेगा हमें? शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस लिख लो, एक्यूमुलेटेड लिख लो, कुछ भी लिख लो वैसे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूडिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसका भी शेयर हमें लेना पड़ेगा। और अगर कोई डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट या डिसीज्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट एटसेट्रा, ठीक है। तो मोटा मोटा तो यही होगा, यहां भी एटसेट्रा लिख लो। कभी कुछ और हो गया, कभी सैलरी देने बोल ले क्वेश्चन, तो जो भी है तो एटसेट्रा लिख लो। पर मेनली आपको ये चीजें लेनी देनी होती है, राइट। और फिर नेक्स्ट एरो डाल दो, फाइनल अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव is transferred to deceased partners एग्जीक्यूटर अकाउंट। याद होगा आपको 12वीं में भी डेथ में हम लोग क्या अकाउंट यूज करते थे? डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे भी आपको वो यूज करना, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई छोटा मोटा कोई पॉइंट होगा, कुछ होगा, सवाल में आएगा तो क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। तो मेजरली तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमने सारे कवर कर लिए, पहले हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, अब हम लोग सब क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 या इलस्ट्रेशन नंबर 1, इस पे एक स्टार मार्क कर लो, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। क्या कहता है क्वेश्चन? द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी इन विच एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2019। तो आपको 3 पार्टनर्स बता रखे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और बैलेंस शीट दे रखी है सवाल में 31 मार्च 2019 की। मिस्टर जेड डाइड ऑन 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 को जेड की डेथ होगी, तो कितने टाइम बाद हुई? 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है और डेथ हो रही है 31 दिसंबर 2019, तो यानी 9 मंथ्स के बाद डेथ हो गई जेड की, ठीक है। हिज अकाउंट हैज टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, राइट। तो एक तो आपको बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में एक बार नजर मार लो, तो आपको बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व नजर आएगा जो आपको पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा, राइट, ठीक है। नीचे कहता है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ
2 years purchase on the basis of average of 3 years profits and losses। तो आपको 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लेके उसका 2 years परचेज लेना है टू कैलकुलेट द गुडविल। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द 3 years फॉर सो एंड सो। तो आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। लेटेस्ट ईयर का 30,000 है, 2018 का 20,000 है, और उससे पिछले साल का लॉस है 10,000 का। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2019, यानी जो 9 महीने का पीरियड निकल गया, 9 महीने का जो पीरियड निकल गया टिल द डेट ऑफ डेथ, उस पीरियड का प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है। शैल बी एसरटेन प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि सवाल में कभी कभी वो बोल देता है कि आप पिछले साल का प्रॉफिट ना लेके आप पूरा एवरेज ले लो। तो यहां पे वो ही कह रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेशन करना। तो आप पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लेना और प्रोपोर्शनेट 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल लेना कितना होगा। राइट। तो मेथड कौन सा है आपका, ये टाइम बेसिस है, टाइम बेसिस। बस फर्क क्या है, कॉन्सेप्ट में हमने जो टाइम बेसिस सीखा वहां एग्जांपल में हमने सिर्फ पिछले साल का प्रॉफिट लिया था, वहां पे पिछले साल के प्रॉफिट लेने की जगह हमको बस बोल रहा है वो कि एवरेज प्रॉफिट लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा नीचे कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, मतलब पिछला जो साल हुआ उसमें अ कार कॉस्टिंग ₹40,000 वॉज परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो हमने 1 अप्रैल 2018 को यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में एक कार खरीदी थी एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो हमने कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, बट हमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, यानी हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। तो क्या एरर हो गई है, कैपिटल एक्सपेंस ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 20% पर एनम ऑन WDV मेथड। उस पर आपको 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है ऑन WDV मेथड। ठीक है। दिस एसेट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो इसको अब हमको डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे लेके आना है। चलो मैं बता दूंगा कैसे लाएंगे। अदर वैल्यूज ऑफ एसेट्स पर एग्री एज फॉलोस। इन्वेंट्री की वैल्यू कह रहा है 16,000 है, बिल्डिंग की वैल्यू कह रहा है 1,40,000 है, कंप्यूटर की वैल्यू 50,000 कह रहा है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 6,000 कह रहा है, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स वर कंसिडर्ड गुड। ठीक है। तो आपको देखना है बस जो जो एसेट्स की वैल्यू उसने चेंज करी है उसका हमें चेंज वैल्यू पे लेके आना है। राइट। और ये हम चेंज कैसे करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज हम करते हैं यूजिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। ओके। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2019। तो एक तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, जेड का प्रॉफिट का शेयर निकालना है। इसके अलावा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट अज्यूमिंग दैट अदर आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम। तो जो वैल्यूज उसने यहां पे बता दी, जो वैल्यूज उसने यहां पे बता दी, और इसके अलावा एक व्हीकल हो गई, इसके अलावा आपको सारी चीजें अपनी पुरानी वैल्यू पे लेके आनी है। ठीक है। अज्यूम करना है कि वो पुरानी वैल्यू पे आ जाएगी। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ओम एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो आपको बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2019, मतलब डेथ के बाद। ये आपका क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये मैं आपके साथ कर लेता हूं प्रॉपर्ली। चलिए, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, गुडविल की और प्रॉफिट शेयर की। तो सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेट गुडविल। तो कैलकुलेशन, और साथ साथ मैं आपको गुडविल के एडजस्टमेंट भी करवा दूंगा, एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट चाहिए। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2017। ठीक है। तो आपको प्रॉफिट्स गिवन कितने हैं, प्रॉफिट्स गिवन 19 का दे रखा है 30,000, 2018 का दे रखा है 20,000, और 2017 का दे रखा है लॉस। तो मैं माइनस में लिख देता हूं 10,000। ठीक है। अब एक एडजस्टमेंट है इस साल पे, कौन से साल में, इस वाले साल पे। यहां पे हमने एक व्हीकल परचेज की, लेकिन उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह
ट्रीट कर दिया, तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो जो हमने व्हीकल परचेज करी उसको हमने ट्रीट कर लिया एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये हम लोग प्लस कर देंगे। तो कितनी की व्हीकल परचेज करी थी हमने, 40,000 की, 40,000 की, तो प्लस कर देंगे 40,000, ठीक है। चलो इतना तो कर दिया, लेकिन अब अगर हम लोग इसको व्हीकल को सही कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसको एक एसेट पे लेके आ रहे हैं, तो अब हमें कोरिस्पॉन्डिंगली इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी, तो डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो, है ना। तो अगर भाई व्हीकल को मैं अपने एसेट की तरह लेता तो उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करता, तो डेप्रीसिएशन तो चार्ज करेंगे। तो कितनी चार्ज होगी, 40,000 की कॉस्ट है और डेप्रीसिएशन का रेट 20% है, और क्योंकि हमने साल की शुरुआत में खरीदी थी, 1 अप्रैल 2018 को खरीदी थी, तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लग जाएगा यहां पे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,000, इसका 1/5, हाँ 8,000, ठीक है। तो अब मेरे एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने आ गए, एडजस्टेड प्रॉफिट्स, तो ये 70 प्लस -8, ये हो गया 62, ये हो गया 20, और ये हो गया -10, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो एवरेज प्रॉफिट ले लो 62 + 20 -10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 82 - 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24,000, 24,000, राइट। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू, क्या बोला था सवाल ने, 2 years परचेज ना, तो गुडविल इज इक्वल टू 24,000 इंटू 2, दैट इज 48,000, 48,000 ये आ गई आपकी गुडविल, ठीक है। हाथ के हाथ गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री भी बना लेते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री भी बना लेते हैं। तो क्या एंट्री बनती है, डेथ के केस में क्या एंट्री बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है उनको डेबिट करोगे, और जो पार्टनर मर गया उसको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बन गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जेड का शेयर कितना बनेगा, टोटल गुडविल अगर 48,000 की है, तो इसमें इसका शेयर कितना बनेगा, इसका प्रॉफिट शेयर कितना है जेड का, 2/5, 2/5, इसका 2/5 बन जाएगा इसका शेयर। तो कितना आ रहा है, 48 इंटू 2/5, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 19,200, 19,200। और इस 19,200 को हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, गेनिंग रेशियो। अब यहां गेनिंग रेशियो होगी कितनी, किसकी, एक्स और वाई की। तो गेनिंग रेशियो होगी कितनी, सवाल में कोई न्यू रेशियो दे नहीं रखा, कुछ भी नहीं बता रखा, तो यानी कि जो बचे हुए पार्टनर्स की अपनी ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो होगी। ये हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर में सीख चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, राइट। तो एक्स और वाई का अपना आपसी रेशियो क्या था, 1:2 था, तो ये 1:2 में हम लोग इसको बांट देंगे, दैट्स इट। तो इसका आया 6400 और इसका आएगा 12,800, ये बन गई मेरी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट बनाना ही है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। खत्म, तो पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो अभी पहला ही चल रहा है, बट मैं सेकंड कैलकुलेशन पे आ रहा हूं, कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ जेड शेयर, ऑफ जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अब ये बहुत सिंपल हो गया। तो जेड का शेयर कितना आएगा, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट,
जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, तो उसने एवरेज प्रॉफिट ही लेने बोला था पिछले 3 साल का, तो एवरेज प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके 24,000, तो 24,000 का मेरा एवरेज प्रॉफिट है 3 साल का। लेकिन ये पूरे साल का है, अब मैं टाइम बेसिस ये ले रहा हूं, तो अगर ये पूरे साल का है तो 9 महीने का कितना होगा, तो इंटू 9 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, ठीक है, तो ये 9 महीने का प्रॉफिट आ गया। इसमें जेड का शेयर कितना है 2/5, ठीक है, तो हो गया खत्म। तो ये कितना आ रहा है 18, 24 इंटू 9/12 इंटू 2/5, तो ये कितना आ रहा है 7200, ये आ रहा है 7200। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 7200, ठीक है, हो गया खत्म। अब आ जाओ थर्ड, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सभी काम करना है इस सवाल में, तो अच्छा क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए तो एक एक करके देखो। उसने एसेट्स की वैल्यू बता रखी है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू उसने देखना आप 16,000 दी है, ठीक है, आप सवाल में देखते रहना। यहां पे एक बार दिखा देता हूं, यहां पे, ठीक है, तो यहां पे उसने एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, तो आप एसेट्स की वैल्यू लो और चेंज देख लो कि बैलेंस शीट से क्या चेंज हो रहा है। प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस है तो रीवैल्यूएशन डेबिट, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली बनाते हो। तो इन्वेंट्री की वैल्यू 16,000 बता रहा है, बुक्स में आ रही है, बैलेंस शीट में आ रही है 20,000 की, तो इन्वेंट्री कम हो गई 4,000 से, तो टू इन्वेंट्री 4,000, टू इन्वेंट्री 4,000। ओके, नेक्स्ट क्या बता रखा है उसने, बिल्डिंग बता रखी है 1,40,000, बैलेंस शीट में आ रही है 1,20,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो बाय बिल्डिंग कितने से बढ़ रही है, कितने 20,000 से बढ़ रही है, सॉरी 1,20,000 है, 1,20,000 है, 1,20,000 से बढ़ के कितनी हो रही है 1,40,000, तो 20,000 से बढ़ रही है। एक मिनट दो इसको, 20,000 से बढ़ रही है। चलो जी अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंप्यूटर्स दे रखे हैं 50,000 के, बैलेंस शीट में कितने आ रहे हैं 80,000 पे, तो कंप्यूटर्स कम हो रहे हैं, तो टू कंप्यूटर्स कितने से कम हो रहे हैं 30,000 से, 30,000 से, ठीक है। और देखते हैं और क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट 6,000 बता रहा है, बैलेंस शीट में आ रही है 10,000 की, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है 4,000 से, तो टू इन्वेस्टमेंट 4,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स गुड कह रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स गुड ही है, तो यहां पे तो कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, तो इतना आपने कर लिया होगा, इतना तो आपने कर ही लिया होगा, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब 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 हम लोग अपनी बुक्स में हम अपनी बुक्स में हम अपनी बुक्स में अब एक एसेट लेके आ रहे हैं। एक एसेट था जो उसने एडजस्टमेंट में बोला था कि ये हमने अभी रिकॉर्ड नहीं करा, बट अब हमें इसको रिकॉर्ड करना है ना। एक कार हमने खरीदी थी 40,000 रुपए की, जो हमारे बैलेंस शीट में नहीं आ रही, तो अब हमारे बैलेंस शीट में ये कार आ जाएगी, ठीक है। तो जब अनरिकॉर्डेड एसेट हम लेके आते हैं, जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट लेके आते हैं, तो वो क्या होता है, फायदा होता है बाय व्हीकल। लेकिन अभी किस वैल्यू पे आएगी, ये किस वैल्यू पे आएगी, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2018 को बना रहे हैं। तो हमको निकालना है कि इस डेट पे मेरी व्हीकल की कितनी वैल्यू है। जो मेरी कार है जिसकी कॉस्ट तो 40,000 है, बट 31 दिसंबर 2018 को इसकी क्या वैल्यू होगी। आ जाओ जी, तो वर्किंग नोट में आ जाओ एक बार, है ना। वैल्यू ऑफ कार ऑन 31 2018 नहीं, सॉरी 2019 को है, 31 दिसंबर 2019, सॉरी
2019 को डेथ हुई है ना, तो 31 दिसंबर 2019 को काम चल रहा है। तो 31 दिसंबर 2019 को मेरी व्हीकल की क्या वैल्यू होगी? वैल्यू ऑफ व्हीकल ऑन 31 दिसंबर 2019। अरे भाई ब्लू पेन लेना था। चलो, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ कार ऑन कौन सी डेट को खरीदी थी? 1 अप्रैल 2018 को खरीदी थी, लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018। कितनी की कार खरीदी थी हमने? 40,000 की। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन लग गया, डेप्रिसिएशन फॉर 2018-19, डेप्रिसिएशन फॉर 2018-19। तो ये हमने निकाल भी दिया था, कितना डेप्रिसिएशन आया था? 8,000 आया था, है ना, 18-19 का तो 8,000 आया था। तो अब मेरी WDV कितनी बची? WDV ऑन 1 अप्रैल 2019, WDV ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अब हम व्हीकल की वैल्यू कब की निकाल रहे हैं? 31 दिसंबर 2019 की। तो अब हमें देखना है कि डेप्रिसिएशन कब कितनी होगी फॉर 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2019। 9 महीने का हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ। और सवाल ने क्या बोला हुआ है कि हमें WDV मेथड यूज करना है। तो अब हम लोग डेप्रिसिएशन WDV पे कैलकुलेट करेंगे। तो 32,000 की WDV है, इनटू कितना परसेंट बताया था डेप्रिसिएशन का रेट? 20%। 20% इंटू 9 मंथ, 9 महीने का हम निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? निकाल लेते हैं इसको एक बार। 32,000 इंटू 20% इंटू 9/12, तो ये कितना आ रहा है? 4,800, है ना। अब आप लोग परेशान हो रहे होगे, स्टडी मटेरियल में सर कुछ और कर रखा है, सर कुछ और कर रखा है। मुझे पता है, आपने आंसर देखा होगा तो आप परेशान होने शुरू हो गए होगे कि आप सर कुछ और कर रहे हो। बट आप सब्र रखना, अभी बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और स्टडी मटेरियल में क्या किया है और कौन सा तरीका सही है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में ICAI ने अलग ढंग से कर रखा है इसी चीज को, लेकिन कर हम भी वही रहे। ठीक है, तो अब मेरी वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ व्हीकल ऑन 31 दिसंबर 2019, ये हमारी वैल्यू आ गई 27,200 की। ठीक है, तो पहले इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको डाल देते हैं। तो इन शॉर्ट 31 दिसंबर को हम एक एसेट लेके आ जा रहे हैं अपने पास, कितने रुपए की? 27,200 की। तो 27,200 का मेरा नेट कह सकते हो एक फायदा हो गया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई मेरी 31 दिसंबर को। ठीक है, चलो अब मैं आगे निकालने से पहले, क्योंकि आप परेशान हो रहे होगे इंस्टीट्यूट ने कुछ और कर रखा है, ICAI ने कुछ और कर रखा है, तो मैं बताता हूं इंस्टीट्यूट ने क्या किया। और मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट का तरीका थोड़ा कम लॉजिकल है, हालांकि अल्टीमेटली इफेक्ट वही आ रहा है हर चीज का, लेकिन उन्होंने करा क्या है? उन्होंने जो व्हीकल हमारी बुक्स में आई, व्हीकल जो बुक्स में आई, मैं बताता हूं उन्होंने क्या किया है। एक मिनट, गलत स्क्रीन पे आ गया। व्हीकल हमारे बुक्स में वो कितने रुपए की लेके आ रहा है? वो 32,000 की जो व्हीकल आ रही है, 32,000 की जो व्हीकल आ रही है, इसके लिए एक अलग एंट्री पास कर रहा है। पहले व्हीकल या कार अकाउंट डेबिट 32,000, और क्योंकि एक एसेट आ रही है तो ये तीनों पार्टनर्स में बांट दे रहा है। ठीक है, तीनों पार्टनर्स में बांट दे रहा है, X, Y और Z उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 1:2:2, तो इसको बांट देते हैं 32,000 डिवाइड बाई 5, तो इसका आएगा 6,400, ये आएगा 12,800, 12,800। ठीक है, तो ये एंट्री वो इंस्टीट्यूट वाला कर रहा है आपकी बुक्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाते हुए चलता हूं साथ साथ। अब पार्टनर्स कैपिटल में देखना, तो ये कार लेके आ रहे हैं 32,000 की, राइट। अब हमने जो फिर 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला 4,800 का, इस 4,800 के डेप्रिसिएशन को वो रीवैल्यूएशन में दिखा रहे हैं। बट आई डोंट सी एनी पॉइंट इन दिस ट्रीटमेंट, है ना। तो कार भी आप रिवैल्यूएशन में लेके जाओ ना, जब आप उसकी डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन में लेके जा रहे हो, तो कार क्यों रिवैल्यूएशन में नहीं लेके जा रहे? सिंपल बात है। हालांकि रिवैल्यूएशन का अल्टीमेट इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आता है, तो नेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो कैपिटल का बैलेंस आएगा और जो हमारी बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो बाद में सेम ही आने वाला है, अल्टीमेटली इफेक्ट वही होने वाला है।
लेकिन आप एक जगह कार की डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन में ले रहे हो, लेकिन कार क्योंकि आ रही है बुक्स में तो फायदा है, इसलिए वो पार्टनर्स के कैपिटल में आप क्रेडिट ही कर रहे हो, आप पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर रहे हो। क्यों अलग अलग क्यों ढंग से चल रहे हो, आप एक साथ चलो ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका नेट इफेक्ट ले लिया, इसका और इसका नेट इफेक्ट लेके मैं रिवैल्यूएशन में लेके आ गया। तो आप 32,000 माइनस 4800 करके देखो, 27,200 आता है, तो वो मैंने नेट यहां पे ले लिया फायदा। ठीक है, और आप बैलेंस शीट में देख लेना, जो बैलेंस शीट आ रही है तो 27,200 का ही कार आ रहा है, जो कि मैंने भी वही निकाला 27,200। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाली ट्रीटमेंट ज्यादा सही है, तो मैं इसी को फॉलो करूंगा। आप लोग देख लेना, आपको जो सही लगे आप कर लेना, बट आप ऐसे भी करोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, आपको अगर लगे गलत है, बट गलत नहीं है। हालांकि हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अलग हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारा आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देता हूं। तो टोटल आ रहा है 47,200, 47,200। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया रिवैल्यूएशन का। अब उनका लॉस आ रहा होगा, उनका लॉस आ रहा है, मेरा प्रॉफिट आ रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्स वाई जेड, प्रॉफिट कितना का बच गया, 47,200 माइनस 38,000, तो 9,200 का शायद प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, 9,200 का प्रॉफिट बच रहा है, और इसको मैं बांट देता हूं पार्टनर्स के बीच में 1:2:2। तो इसका आ रहा है कितना, 1840, और बाकियों का कितना आएगा, 3680, 3680। ठीक है, तो ये काम खत्म। अब फोर्थ आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। पहले बैलेंस डाल दो, बैलेंस शीट में जो दे रखा है, बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दे रखा है आपको बैलेंस शीट में, 40, 80, 80। राइट, जनरल रिजर्व दे रखा है, इसको बांट दो, जनरल रिजर्व बांट दो। तो कितना का जनरल रिजर्व है, हाँ 30,000 का है, तो 5, 6, 6, 12, 12। राइट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दो, कितना है 1840, 3680, 3680। अब आपने जो ऊपर वर्किंग्स कर रखी है उसकी डाल दो चीजें। तो जैसे गुडविल कर रखी है हमने एडजस्टमेंट, तो इसकी पोस्टिंग कर लो। तो जेड में तो क्रेडिट होगा, तो बाय एक्स बाय वाई और टू जेड। तो कितना कितना था, 6400, 12,800, 6400, 12,800, और यहां पे 6400 और 12,800। राइट, सेकेंडली प्रॉफिट शेयर जो दिया है बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, इसकी भी एंट्री कर रखी है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 7200। तो ये भी दे देंगे जेड को 7200। ठीक है, आई थिंक हो गया, सारी पोस्टिंग हमने कर ली मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं बचा। तो अब हम लोग अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अब देखना आपका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा बिल्कुल सेम आएगा स्टडी मटेरियल से। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहले जेड का अकाउंट क्लोज कर देते हैं, जेड का जो भी बैलेंस बचेगा वो हम उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो कितना बैलेंस बच रहा है, तो 92 प्लस 3680 प्लस 6400 प्लस 12,800 प्लस 7200। तो कितना बच रहा है, 1,22,080, 1,22,080। ठीक है, तो डेबिट में तो कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 1,22,080।
तो आप चेक कर लेना, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा होगा। सिमिलरली आप क्लोजिंग बैलेंस निकालो बाकी पार्टनर्स का। तो एक्स का टोटल कितना आ रहा है, 44,7,840 टोटल आ रहा है, 47,840। बस 47,840 माइनस 6,400, तो कितना बच गया, 41,440। चेक कर लेना, आंसर बिल्कुल मैच हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा आप वाई का भी कर दो। वाई का टोटल कितना आ रहा है, 95,95,680, 95,680। तो 95,680 में से 12,800 गए तो कितने बचे, 82,880। चेक कर लेना, आंसर बिल्कुल मैच कर रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको कहा था अल्टीमेट इफेक्ट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, खाली हमने क्या किया, हमने पूरा व्हीकल का एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू कर दिया। ठीक है, अब आप बैलेंस शीट बना सकते हो। तो बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2019। चलिए, चलो ये हो गई लाइबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स। एक एक करके डाल देते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल्स डाल दो। कैपिटल्स आ गए एक्स का और वाई का। एक्स का कितना कैपिटल आया, 41,440। वाई का कितना कैपिटल आया, 82,880। ठीक है, यहां से देख के डाल रहा हूं मैं। तो टोटल कितना हो गया, 41,440 प्लस 82,880। तो टोटल आ रहा है 124,320। अच्छा, जेड का एग्जीक्यूटर, ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी एक लाइबिलिटी है, तो इसको भी मैं डाल दूंगा। तो लाइबिलिटी कितनी की है, 122,080, 122,080। ठीक है, अब बैलेंस शीट से चेक करके चीजें डालते रहो। तो एक ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन ने बोला ही था कि बाकी चीजों में अज्यूम करो कि कोई भी चेंज नहीं हुआ, बाकी बैलेंसेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ट्रेड पेबल्स एज इट इज आ जाएंगे 20,000 के। बैंक का लोन, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज आ जाएगा कितने रुपए का, 50,000 का। जनरल रिजर्व हम बांट चुके, कैपिटल हम डाल चुके। अब एसेट साइड पे आ जाओ, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हो रखी है, देखते हो चलो। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 1,40,000। तो अब ये नई वैल्यू पे आ जाएगा, 1,40,000। ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की वैल्यू चेंज हुई थी, नई वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी, 50,000। तो ये आ जाएगा 50। उसके बाद एक हम व्हीकल लेके आए हैं, व्हीकल लेके आए, कितनी वैल्यू पे लेके आए हैं, देख लो, 27,200 पे। ठीक है, 27,200 की व्हीकल आ गई। और इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज की वैल्यू चेंज हो गई थी, कितनी हो गई थी, 16,000। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई भी चेंज नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा 20,000। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी कम हुई थी, चेंज हो गई थी, कितनी हो गई थी, 6,000। ठीक है, क्वेश्चन से देख देख के डाल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, और क्या बचा लास्ट, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक, बैंक से रिलेटेड आई डोंट थिंक कोई ट्रांजैक्शन हुई, तो वो एज इट इज 50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दबाजी में मत रहना। एक आपका पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का देखो डेबिट बैलेंस आ रहा है, ये एंट्री पास करी, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस है। तो मैंने आपको दिखवा दिया है कि पीएनएल सस्पेंस का जब भी डेबिट बैलेंस होता है तो कहां पे आता है, एसेट साइड पे आता है। ठीक है, तो आपको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट भी डालना है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितना है, 7,200। अब आपकी सारी चीजें देखो आ गई हैं। अब आप अपनी बैलेंस शीट को क्लोज कर सकते हो, इट शुड टैली। तो एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं, 124,320 प्लस 122,080 प्लस 70,000। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल 3,16,400 आ रहा है। चेक कर लेते हैं,
एसेट साइड का भी टोटल 50, 27, 200, 16, 26, 50, यस। तो एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 3,16,400 और बैलेंस शीट का टोटल भी आपकी क्वेश्चन से सॉरी आईसीआई के आंसर से मैच कर रहा होगा। सिर्फ एक चीज मैच नहीं कर रही, वो क्या? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। बाकी सारी चीजें हमारी मैच कर रही। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं समाप्त। 2 क्वेश्चंस होमवर्क में आप ट्राई करना, इलस्ट्रेशन 3 और 4 हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब मैं हर सारे क्वेश्चंस एक डिटेल में नहीं कराऊंगा, बट आपके साथ डिस्कस कर लूंगा ताकि आप उसको अपने आप से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर मुझे लगा पूरा सॉल्व कराने लायक तो मैं करा दूंगा, बाकी हम लोग सारे क्वेश्चन एक बार ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिस्कशन वाला पॉइंट होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे, और बाकी फिर आप लोग कर लेना। कॉन्सेप्चुअली तो सब कुछ कवर हो ही गया है, तो कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं। फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।